हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अंतरिक्ष है। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। तो आज हम जो बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे वो है बवासीर, जिसको पाइल्स भी बोलते हैं या हेमोराइड्स भी बोलते हैं। बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये क्यों होती है, पाइल्स बवासीर क्यों होती है, इस बीमारी में हमको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और इसका इलाज क्या क्या अवेलेबल है, कौन कौन सी इलाज की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या हमको इसको कैसे इलाज करवाना चाहिए। तो सबसे पहले बवासीर है क्या। जो हमारा टॉयलेट वाला एरिया होता है, एनल रीजन होता है, वहाँ पे खून की नसें होती हैं जो वो जब ढीली पड़ जाती हैं और वो फूल जाती हैं, तो वो जो नसें हैं वो मांस के साथ बाहर को निकलना शुरू हो जाती हैं, बल्ज करना शुरू हो जाती हैं बाहर की तरफ, जिसको हम पाइल्स बोलते हैं, बवासीर बोलते हैं, मोगे भी बोल देते हैं कई लोग। तो ये बेसिकली है क्या, क्यों होता है, देखिए इस पिक्चर में। देखिए इस फोटो में लेफ्ट हैंड साइड तो जो एनल एरिया है, जो टॉयलेट वाला एरिया है, वो नॉर्मल दिखाया गया है। राइट हैंड साइड में जो टॉयलेट वाला एरिया है वो हेमोराइड वाला, पाइल्स वाला दिखाया गया है। आप देखिए इसमें जो नीला नीला दिखाया गया है वो ब्लड वेसल्स हैं, खून की नसें हैं, वो फूल गई हैं, ढीली हो गई हैं और वो बाहर की तरफ आना शुरू हो गई हैं मांस में से। इसी को हेमोराइड बोलते हैं। होता क्या है, जब हमारे टॉयलेट वाले एरिया पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस स्ट्रेन पड़ता है कब्ज के कारण, या और बहुत सारे फैक्टर हैं जो हम डिस्कस करेंगे, तो ये मांस ढीला हो जाता है। इसी के कारण जो इसमें खून की नसें होती हैं वो फूल जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, तो ये बल्ज करना शुरू कर देती हैं। अब जब ये बल्ज करना शुरू हो जाती हैं तब इनमें ब्लीडिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये पतली हो गई हैं, ठीक है। तो कई कई बार जब ये फट जाती हैं तो इनमें से खून भी आनी शुरू हो जाता है, जिसको हम खूनी बवासीर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह की होती है। देखिए इस पिक्चर में, देखिए एक तो अंदर की तरफ होती है जो बवासीर हमें बाहर दिखाई नहीं देती, जो मोगे हमें बाहर दिखाई नहीं देते, वो इंटरनल होती है। जो बाहर हमें दिखाई देते हैं, अगर वैसी बवासीर है तो वो एक्सटर्नल हेमोराइड बोलते हैं, एक्सटर्नल पाइल बोलते हैं। इन दोनों में फर्क क्या है, जो इंटरनल वाले होते हैं, जो अंदर की तरफ मोगे होते हैं, उसमें दर्द नहीं होता, सिर्फ ब्लीडिंग होती है, ठीक है। और वो रेयरली, बहुत कम ही कोई डिस्कम्फर्ट करते हैं, बिल्कुल बिना दर्द के उसमें से खून रिसता रहता है जब भी आप टॉयलेट करते हैं। जो बाहर की तरफ होते हैं वो इचिंग भी करते हैं, खारिश करते हैं, दर्द करते हैं बहुत ज़्यादा, और उनमें ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और इसमें जो बाहर की तरफ हेमोराइड होते हैं, जो पाइल्स होते हैं, उनमें जो खून होता है कभी कभी जम जाता है, क्लोट बन जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा दर्द करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाते हैं। तो इंटरनल हेमोराइड भी देख लिया, इंटरनल पाइल भी देख लिया, एक्सटर्नल पाइल्स भी देख लिया। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं अंदर की तरफ है जो इंटरनल है, जो बाहर की तरफ निकल जाते हैं, जो बाहर से हमें दिखते हैं, वो एक्सटर्नल पाइल्स होते हैं, ठीक है। अब इसके सिम्टम क्या क्या हैं। सिम्टम है जी, हमें जब टॉयलेट करते हैं, टॉयलेट करके जो हम साफ करते हैं हमारे जो एनल रीजन को, तो उसमें दिक्कत आती है। अच्छा, ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है, कई बारी पेनलेस होती है इंटरनल केसेस में, या कई बारी पेनफुल ब्लीडिंग होती है। बार बार हमारी जो अंडरवियर है या कपड़े हैं वो गंदे हो जाते हैं, उसमें खून के दाग पड़ जाते हैं। बैठने में दिक्कत आ जाती है, एनल एरिया में बहुत ज़्यादा पेन होता है, ईचिंग होती है। यही सारी दिक्कतें हैं, कॉमन दिक्कतें हैं, ठीक है। इसके बाद है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके कारण क्या क्या हैं। देखिए मैंने आपको समझाया था ना ये क्यों होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बेसिक रीज़न, जो बेसिक कारण है इसका, वो यही है, जब भी हमारे टॉयलेट वाले एरिया पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तब पाइल्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा देर तक कॉन्स्टिपेशन रहना, या लंबे लंबे समय तक बैठ के जॉब करना। आजकल का हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया, सिटिंग जॉब हो गई है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जब हम टॉयलेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं। कई बारी क्या है, कई लोगों को आदत होती है टॉयलेट में, बाथरूम में बुक्स लेके घुस जाते हैं या मोबाइल लेके घुस जाते हैं, तो आधा आधा पौना पौना घंटा वो टॉयलेट सीट पे बैठे रहते हैं और मोबाइल सर्फिंग करते रहते हैं या बुक्स पढ़ते रहते हैं, ठीक है। ये एक गंदी आदत है, इसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पाइल्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर अगर आपकी फूड हैबिट्स ऐसी हैं, खाने पीने की चीज़ें आप ऐसी खाते हैं जिसमें फाइबर बिल्कुल ही नहीं है, तो कॉन्स्टिपेशन होगा, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन होगा तो आपको हेमोराइड्स होंगे, पाइल्स होंगे। प्रेगनेंसी में पाइल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए प्रेगनेंसी हो गई, ओल्ड या ओबेसिटी हो गई, जब वेट बहुत ज़्यादा होता है, या जो वेट लिफ्टर्स होते हैं, या जो लेबर का काम करते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा भार उठाना हो गया, या कोई भी हमारी लेबर क्लास बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें उठाने वाला काम करती हैं,
प्रेगनेंसी, ज़्यादा वज़न वाला या लेबर क्लास में, इनमें तीनों में एक ही कारण है भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है हमारे एब्डोमेन पे, हमारे पेट पे, तो हमारे टॉयलेट वाले एरिया पे भी बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, उसके कारण पाइल्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फिर जैसे एज ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे मांस है, जो नसें हैं वो भी ढीली होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद अगर हम बहुत ज़्यादा लैक्सेटिव्स यानी कि जो टॉयलेट वाली एनीमा होते हैं या टॉयलेट किसी को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रह रही है तो लैक्सेटिव इस्तेमाल कर करके उसको उसकी लत लग गई है या आदत पड़ गई है, तो ये चीज़ें भी हेमोराइड्स कर सकती हैं। यही चीज़ें इस पिक्चर में दिखाई गई हैं। प्रेगनेंसी हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गया, ज़्यादा देर तक बैठे वाली जॉब्स हो गई, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो गई, एजिंग हो गया, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया। अच्छा, एक चीज़ रह गई, अगर आपको बहुत ज़्यादा देर तक क्रोनिक कफ है यानी कि खांसी है, आप बार बार खांसते रहते हैं, तो इसमें हेमोराइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक और बीमारी है जो खांसी वालों को ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, वो हर्निया होता है, वो कभी फिर डिस्कस करेंगे। अब इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है, देखो 3 तरह की ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। सबसे पहला कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव में क्या करना है, कंजर्वेटिव उसी में काम आता है जब आपको बवासीर की दिक्कत अभी शुरू ही हुई है, मान लो, ठीक है, आपको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करके ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ करनी है, आपने फाइबर ज़्यादा खाना है, ठीक है, उसमें आपकी जो डेली रिकमेंडेशन तो होती है 25 से 30 ग्राम आपको फाइबर खाना ही खाना है। अब कौन से फाइबर वाले फूड होते हैं, सब कुछ इस चीज़ के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है कॉन्स्टिपेशन पे, इसका लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा, आप उसको ध्यान से देखिए वीडियो को। उसमें सब कुछ बताया गया है भी आपको ऐसा कौन सा भोजन खाना चाहिए भी आपको कब्ज ना हो, ठीक है, हाई फाइबर डाइट कौन कौन सी होती है। उसके बाद आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बोलते हैं सिट्स बाथ। देखिए ये कोई नहीं करता, लेकिन ये सबसे इफेक्टिव मेथड है बवासीर को और पाइल्स को ठीक करने का। सिट्स बात कैसे करते हैं, देखो, ये दिन में 2 टाइम करनी होती है। खुला सा टब लेके अपने कपड़े उतार के उसमें थोड़ा सा गर्म पानी भर के बैठ जाओ। टब में पानी भरा और अपने कपड़े उतारे और वहाँ पे बैठो, 10-15 मिनट के लिए बैठो, तो आपका जो एनल एरिया होता है, टॉयलेट वाला एरिया होता है, वो अच्छी तरह से साफ हो जाता है। सिंपल आप ल्यूक वार्म थोड़ा सा गर्म पानी करके, जो ज़्यादा इरिटेट ना करे, उसमें 10-15 मिनट बैठना है। ये आपने 2 टाइम करना है, एक तो आप नहाते टाइम कर सकते हैं, एक आप रात को या शाम को कर सकते हैं। तो इससे वो गंदगी सारी साफ हो जाती है और पाइल्स बहुत ज़्यादा, बहुत इफेक्टिव तरीके से बहुत जल्दी ठीक होती हैं। इसको बोलते हैं सिट्स बाथ। इसके बाद है नॉन सर्जिकल कौन कौन से मेथड हैं। इसमें देखो, सबसे पहली चीज़ है, अगर आपको फिर कॉन्स्टिपेशन रह रही है तो आपको स्टूल को सॉफ्ट करने वाले पदार्थ तो लेने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें होता है सोडियम पिकोसल्फेट है, यहाँ पैराफिन आता है, लिक्विड पैराफिन, लैक्टुलोस आता है। इसमें ब्रांड्स आते हैं, क्रीमाफिन है, डुफुलेक है। सबसे पहली चीज़ आपने ये नोट करनी है, इसमें लिखा भी हुआ है, आपने अपने डॉक्टर को एक बार ज़रूर दिखाना है जब भी आपको पाइल्स की समस्या आ रही है। ये सारी दवाइयाँ आपके डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करेंगे, मैं जस्ट फॉर आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, क्योंकि कौन से पेशेंट में कौन सी दवाई लेनी चाहिए आपका डॉक्टर आपको देख के चेक करके बेटर जज कर सकता है, ठीक है। इसके बाद है कुछ पेन किलर्स। अब दर्द भी तो होता है, तो दर्द के लिए हमको नसैड्स खाने पड़ते हैं। नसैड्स में हो गया ब्रूफन, हो गया एसिलोफिनैक, हो गया, ठीक है। फिर एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं। देखो जख्म तो हो ही गया ना, अब जख्म हो गया तो उस जख्म को ठीक करने के लिए ओफ्लॉक्स और निडाजोल वगैरह काफ़ी एंटीबायोटिक्स आती हैं, वो लेनी पड़ती हैं, कोर्स करना पड़ता है। उसके बाद कुछ लोकल ऑइंटमेंट्स होती हैं जो बवासीर पे हम लगा सकते हैं जिससे आराम मिलता है। वो सारी ऑइंटमेंट्स में सेम ही सॉल्ट होता है, जैसे लिग्नोकेन हो गया, स्टीरॉयड हो गया, बीटामिथासोन या हाइड्रोकोर्टिसोन हो सकता है, कैल्शियम डुबिसिलेट हो गया, जिंक हो गई, उसमें फिनाइल एफ्रिन हो गई। 2 एग्जांपल्स मैंने इसमें बताई हुई हैं, एनोवेट है और कैल्डोब है। ये 2 ऑइंटमेंट आती हैं जिसको आप लोकली अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपकी बवासीर एक तो सुगड़ जाती है और आपको ब्लीडिंग में भी थोड़ा सा आराम आता है, ठीक है। दिक्कत देखिए क्या है, बेसिकली क्या है, टॉयलेट वाली एरिया पे आपका जो मांस है वो पोला होके वहाँ पे बवासीर जब हो गई, आपको जख्म हो गया, जब भी आप टॉयलेट पास करोगे तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है ना। अब टॉयलेट को आपने एक तो सॉफ्ट करना है, एक आपकी टॉयलेट ठीक आए, ज़्यादा डायरिया भी ना हो, भी बार बार आए, ठीक है। और उसके बाद जो दर्द हुआ है, सोज हुई है, ब्लीडिंग हुई है, उसको हमने रोकना है। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है, कई पेशेंट्स को, जो हार्ट पेशेंट होते हैं या हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं, बीपी के पेशेंट होते हैं, उनको एक दवाई चल रही होती है जिसका नाम होता है एस्पिरिन या डिस्प्रिन, खून पतला करने वाली दवाई। तो अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है बवासीर के कारण, तो आप अपनी डॉक्टर से एडवाइस लेके
आप अपनी जो एस्पिरिन है या डिस्पिरिन है उसको कुछ समय के लिए बंद कर सकते हैं, क्योंकि वो खून पतला करती है, तो बवासीर में ब्लीडिंग होने के चांसेस या ब्लीडिंग की क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है। इसके बाद नॉन सर्जिकल में ही दो प्रोसेस हैं। एक तो इंजेक्शन लगाते हैं, स्क्लीरोथेरेपी एजेंट होते हैं, कुछ नहीं है, बस एक ये पिक्चर में दिखाऊंगा मैं आपको। बवासीर में इंजेक्शन लगा देते हैं, कुछ स्क्लीरोजिंग एजेंट्स होते हैं जो बवासीर को बेसिकली ख़त्म कर देते हैं, वो सॉफ्ट की जगह हार्ड हो जाती है और अपने आप झड़ जाती है, ठीक है। इसके बाद है इलेक्ट्रोथेरेपी देते हैं या इंफ्रारेड थेरेपी देते हैं, मतलब सेक देके वहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट होता है इंफ्रारेड कोआगुलेशन का, वो आपके एनल एरिया के ज़रिए वहाँ से हम जो पाइल्स के मोगे होते हैं वहाँ पे हम इंफ्रारेड थेरेपी देते हैं, तो वहाँ पे वो गल जाती है और अपने आप टॉयलेट में झड़ जाती है। इसके बाद है सर्जिकल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब सर्जिकल ऑप्शंस में जो अवेलेबल है इसको मैं आराम से समझाऊंगा। एक तो है हेमोरेडेक्टमी, ये है जो हमारा पाइल्स का ऑपरेशन होता है जिसमें हम स्पाइनल एनेस्थीसिया दे के पेशेंट को, ठीक है, उसके बाद हम ये ऑपरेट करते हैं। ये ओपन प्रोसीजर होता है, इसमें जख्म होता है, ये भरने में हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये इलाज पक्का होता है, मतलब इसमें रिकरेंस या दोबारा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है हेमोराइड में स्टेपल करते हैं, आजकल जो बोलते हैं ना स्टेपलर वाला बवासीर का ऑपरेशन, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्टेपलर वाला। ये स्टेपलर हम हमारे एनल एरिया में डाल के वहाँ पे जो भी हेमोराइड्स होती हैं उनको इकट्ठा स्टेपल कर देते हैं। बेसिकली ये इसमें रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं, पेन भी कम होता है, ठीक है, ये उस ओपन टेक्निक से अच्छी टेक्निक है। उसके बाद है रबर बैंड लाइगेशन होता है एक। रबर बैंड लाइगेशन से क्या करते हैं, जो हमारी बवासीर है उस पे एक रबड़ चढ़ा देते हैं, बैंड चढ़ा देते हैं, तो बैंड चढ़ा देते हैं तो वो बवासीर की जो नसें, जो ब्लड वेसल्स हैं, उसकी जो सप्लाई है वो टूट जाती है, धीरे धीरे वो बवासीर अपने आप झड़ जाती है। देखो उसमें रबड़ चढ़ा दी ना, रबड़ चढ़ा के वो जो आखिरली पिक्चर में रबड़ चढ़ाई हुई दिखी है बवासीर, वो धीरे धीरे अपने आप ही मर के झड़ जाएगी, ठीक है। इसके बाद है जो इसकी आर्टरी होती है जो खून सप्लाई करती है, कई बार उसको भी लाइगेट कर देते हैं, तो वो नई टेक्निक आई है। लेकिन जो ये नई टेक्निक्स हैं जिसमें रबड़ बैंड लाइगेशन है या आर्टरी लाइगेशन है, इनमें थोड़े से दोबारा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सबसे ज़्यादा जो ऑपरेशन कामयाब है जिसमें दोबारा होने के चांसेस बहुत कम है, वो है हेमोरेडेक्टमी या स्टेपल की टेक्निक, ठीक है। इसके बाद आ गया अब हम कौन सा भोजन खाएं और कौन सा भोजन नहीं खाना चाहिए। देखिए वैसे तो मैंने इसके वीडियो बना रखी है जिसका मैंने लिंक भी पहले छोड़ा था, अब दोबारा भी छोड़ दूंगा, कॉन्स्टिपेशन वाला। लेकिन कुछ ऐसे वहम है लोगों को, जैसे स्पाइसी फूड के रिगार्डिंग या और इस बीमारी में, बवासीर की बीमारी में हम पेशेंट को ऐसा कोई भी भोजन खाने को नहीं कहते जिससे उसको कॉन्स्टिपेशन हो, ठीक है। जैसे फ्राइड फूड हो गया, ज़्यादा नमकीन फूड हो गया, ठीक है, या स्पाइसी फूड हो गया। अब स्पाइसी फूड का क्या चक्कर है, लोग बोलते हैं अभी ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाने से बवासीर होती है, ऐसा नहीं होता। ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाने से जो बवासीर हुई है वहाँ पे इरिटेशन बहुत होती है, क्योंकि जो मिर्च है वो पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं होती, तो आपकी टॉयलेट में से निकलेगी। अब आप खुद अंदाज़ा लगाओ, अगर आप अपने जख्म पे नमक छिड़कोगे या मिर्च लगाओगे तो आपको दर्द होगा ना, वही हिसाब बवासीर का है। टॉयलेट जब निकलेगी तो वहाँ से रगड़ खा के निकलेगी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होगा, इरिटेशन होगा, आपको पेन होगा, ठीक है ना। ऐसे ही जो शराब है, अल्कोहल है, वो कम कंज्यूम करनी है। क्यों, इससे कॉन्स्टिपेशन भी होती है। दूसरी चीज़ है, इससे जो नसें होती हैं, ब्लड वेसल्स है, वो फूल जाती हैं, जिससे साइज भी इंक्रीज होता है बवासीर का और ब्लीडिंग के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसी चाय और कॉफ़ी का भी यही चक्कर है। उसके बाद है मैदे वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, बेकरी प्रोडक्ट्स या मीट वगैरह जो डाइजेस्ट होने में काफ़ी देर लगा देता है। क्यों, क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रोसेस्ड फूड, जो डिब्बा बंद फूड आते हैं, जो भी भोजन डिब्बा बंद आते हैं, वो अवॉइड कीजिए आप खाना। कारण है उसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। एक तो वो आपकी आंतड़ों में सोच करके कॉन्स्टिपेशन करते हैं, दूसरी चीज़ है जो जख्म हुआ है आपके टॉयलेट वाले एरिया पे, उसको इरिटेंट भी करेंगे, जब टॉयलेट पास होगी उस पर इरिटेशन भी करेंगे। इसके बाद है डायरी प्रोडक्ट्स भी। अगर मान लो डायरी प्रोडक्ट्स का ये हिसाब होता है, वैसे तो ये ज़्यादा नुकसान नहीं करते, लेकिन अगर आप सारा दिन डायरी प्रोडक्ट्स ही ले रहे हो और फाइबर रिच डाइट नहीं ले रहे हो, तो हम एडवाइस करते हैं भी आप दूध दही वाली चीज़ें थोड़ा कम खाओ और प्रॉपर फाइबर वाली डाइट ज़्यादा खाओ, क्योंकि डायरी प्रोडक्ट्स में जो फाइबर बिल्कुल नहीं होता ना, तो यही फंडा है डायरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करने के लिए जो अब हम बोलते हैं।
ठीक है। अब है कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं जब आपको पाइल्स हो रही है लंबे समय तक आपने इलाज नहीं करवाया मान लो, तो इसमें हो सकता है जो बाहर वाली पाइल्स होती हैं, बवासीर होती है, उसमें ब्लड क्लॉट हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा दर्द करता है। उसके बाद है जब बवासीर ठीक हो जाती है कई बार वहाँ पे स्किन टैग्स रह जाते हैं, हमारी चमड़ी के छोटे छोटे हिस्से बाहर की तरफ निकले होते हैं टॉयलेट वाली एरिया पे, जिसको हम स्किन टैग बोलते हैं। ये बवासीर की कॉम्प्लिकेशन है। इसके बाद इन्फेक्शन हो सकती है अगर आप मान लो दवाई नहीं लोगे, एंटीबायोटिक नहीं लोगे। कोई भी जख्म होता है आपको एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है ना, अगर आप नहीं लोगे तो वो जख्म ज़्यादा हो सकता है। खास करके जो डायबिटिक पेशेंट है, जिनको शुगर है या जिनकी इम्यूनिटी कम है, तो उनको ये जख्म ज़्यादा हो गया तो ये ब्लड में भी फैल सकती है इन्फेक्शन। ठीक है। उसके बाद है कईयों को पाइल्स इतनी बड़ी हो जाती है, जो अंदर वाली पाइल है, कि वो बाहर आके दिखने लग जाती है, प्रोलैप्स कर जाती है और स्ट्रेंगुलेट कर जाती है। ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। प्रोलैप्स मतलब बाहर की तरफ आ जाती है। ठीक है। तो उस कंडीशन में इमीडिएट आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, आप अपने डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाइए। फिर इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है जो नोट नहीं करते हैं लोग, वो है अनीमिया। कई लोगों को अनीमिया रहता है, खास करके जो ओल्ड एज या मिडल एज पेशेंट्स होते हैं, अगर उनको अनीमिया रह रहा है तो इसमें एक चीज़ होती है भी आप ये पॉसिबिलिटी ज़रूर रूल आउट करें भी उनका खून का रिसाव तो नहीं हो रहा, या तो पाइल्स में या कोई गैस्ट्रिक अल्सर में। तो ये चीज़ है, एक अनीमिया भी उसकी कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, आपको यूज़फुल लगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल की बाकी वीडियोज़ देखिए। थैंक यू।